लोग पढ़ेंगे आरएनएस इक्वेशन, ठीक है। और ये आरएनएस इक्वेशन जो है ये रिलेशनशिप बता रहा है किसके किसके बीच में, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है ना। आया समझ में? तो इसका जो फॉर्मूला है वो मैंने दिया हुआ है, ये भी है आरएनएस इक्वेशन, K इक्वल टू A इंटू e टू द पावर माइनस EA बाय R, यही है ना, यही है आरएनएस इक्वेशन। तो ये हो गया रेट कांस्टेंट और ये हो गया हमारा टेम्परेचर, है ना। रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में ये रिलेशन है। ये जो है इसको आरएनएस कांस्टेंट भी बोलते हैं, आरएनएस फैक्टर भी बोलते हैं, इसी को फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी फैक्टर मतलब हुआ कि कोलिजन हुआ ना, तो कोलिजन क्या हुआ, कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और ये किसके बराबर होता है जानते हैं, जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर बताया थे अभी पीछे, NE बाय NT, NE बाय NT के बराबर होता है, इसी को बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। आई बात सुनो, यानी एक सेकंड में कितना बार टकराता है वो आपस में। मान लो 1 ml हम लिए हुए हैं रिएक्शन मिक्सचर, 1 ml लिए हुए हैं रिएक्शन मिक्सचर, तो 1 ml रिएक्शन मिक्सचर का सारा पार्टिकल आपस में टकराएगा। वो सारा पार्टिकल एक सेकंड में कितनी बार टकराएगा, 1 ml लिए, 1 ml अगर रिएक्शन मिक्सचर लिए, 1 ml रिएक्शन मिक्सचर में बहुत सारा पार्टिकल होगा, तो वो सारा पार्टिकल एक सेकंड में कितनी बार टकराता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ में। और ये हो गया एनर्जी फैक्टर, ये हो गया हमारा एनर्जी फैक्टर। यहाँ पर EA लिखा है, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग आउट द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, है ना। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द इफेक्टिव कोलिजन, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। R हो गया गैस कांस्टेंट, और T हो गया टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर रिएक्शन करवा रहे हैं, और K हो गया रेट कांस्टेंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं आरएनएस इक्वेशन। ये सारे चीज़ को एक्सप्लेन किया गया, और ये इक्वेशन कैसे आया, ये सब प्रूफ वगैरह तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको जानना है कि इक्वेशन, ठीक है ना। ये रिलेशन है, इस इक्वेशन को यूज करना है, इस इक्वेशन का कोई प्रूफ आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। हायर क्लासेस में हाँ अभी नहीं पढ़ना है, तो हम लोग सिर्फ अब इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। समझ में आ गया, क्लियर है। और ये फैक्टर को हम लोग बोल्ट्जमान फैक्टर भी बोलते हैं, ये भी याद है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोल्ट्जमान फैक्टर भी बोलते हैं। जैसे इसको आरएनएस फैक्टर बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमान फैक्टर। ये फैक्टर को क्या बोलते हैं, e टू द पावर माइनस EA बाय RT है, इसको बोल्ट्जमान फैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना, एक साइंटिस्ट के नाम पर। क्लियर, क्योंकि उनका भी कंट्रीब्यूशन है इसमें, इसलिए उनके नाम पर भी कुछ होगा। इसलिए ये फैक्टर हो गया हमारा बोल्ट्जमान फैक्टर, ये हो गया आरएनएस। आरएनएस को याद करने के लिए आरएनएस फैक्टर हो गया। एक्चुअली है ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी, लेकिन इसको हम आरएनएस फैक्टर बोलते हैं। और ये एनर्जी है, लेकिन इसको हम लोग बोल्ट्जमान फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये सब, हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हाँ। अब हम इसको जो है फर्दर एक्सप्लेन करेंगे।
तो क्या करेंगे हम लोग लॉग ले लेते हैं लॉग। बाकी चीज़ तो सारा चीज़ एक्सप्लेन कर ही दिए हैं, इसको खाली एक्सप्रेस करेंगे क्योंकि इसको यूज कैसे करेंगे। तो जैसे हम दोनों तरफ लॉग ले लिया ln a इंटू माइनस ई ए बाय आर, ठीक है। तो हो जाएगा ये ln a इक्वल टू ln a प्लस ln e टू पावर माइनस ई ए बाय आर होगा। उसके बाद होगा हमारा ये ln k इक्वल टू ln a। अब ये जो है ई पर पावर है ये इधर आ जाएगा, हो जाएगा माइनस ई ए बाय आर टी। ln e का वैल्यू क्या होता है 1, ln e का वैल्यू क्या होता है 1। आई बात समझ में? हाँ, ये हो गया ln k, और ये कांस्टेंट है तो इसको उधर रख देंगे, इसको इधर रख देंगे, ठीक है। माइनस ई ए बाय आर इंटू 1 बाई टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, प्लस ln e। अब इक्वेशन सही है कि नहीं, इसको पता लगाने के लिए हमारे पास एक है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक फॉर्मूला है स्ट्रेट लाइन के लिए, है ना। हाँ, तो y के जगह पर क्या है ln के है, हाँ? x के जगह पर क्या है 1/t है, x के जगह पर 1/t है ना, हाँ? x के जगह 1/t है, m के जगह माइनस ई ए बाय आर है, और c के जगह ln a है ना, जस्ट लाइक। तो अगर हम उसी तरीके से ग्राफ को प्लॉट करें और स्ट्रेट लाइन आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि ये इक्वेशन हमारा सही है। ये बहुत ही सबसे सिंपल वे है इसको प्रूव करने का कि हाँ भाई ये रिलेशनशिप सही है, ठीक है। तो हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। अलोंग द एक्स एक्सिस क्या रखेंगे 1/t, है ना, क्या रखेंगे 1/t। समझ में आया? टी के जगह एक्स के जगह पे 1/t ही ना है, हाँ। वाई के जगह पर क्या है ln, ये ln के हो गया, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ, उसके बाद ये क्या हुआ इंटरसेप्ट, यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ तक था ln a हो गया यहाँ पर, हाँ। और उसके बाद जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ना ln के और 1/t के बीच में, तो हमको ग्राफ ऐसा मिलता है। आया स्ट्रेट लाइन की नहीं आया ना स्ट्रेट लाइन, हाँ आ गया स्ट्रेट लाइन। जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं 1/t और ln के बीच में तो हमको स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना। जब हम x और y के बीच में ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन आता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कोई इक्वेशन ले करके x और y के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन आता है। अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के जैसा ही ये फॉर्मेट है, ये y हो गया, है ना, ये y हो गया, ये हो गया एम एक्स, है ना, m हो गया, ये x हो गया, और ये क्या हो गया, ठीक है ना। है? तो जब आप वही फॉर्मेट है तो यहाँ पर भी अलोंग x के जगह पर 1/t है, 1/t x एक्सिस पर ले लिए, y के जगह पर ln के है तो y के जगह पर ln के लेकर के ग्राफ प्लॉट कर दिया ln के और 1/t के बीच में, तो ग्राफ हमको स्ट्रेट लाइन आ गया। इसका मतलब जैसे वो सही है वैसे ये भी सही है। इस तरीके से हम प्रूव कर लिए कि आरएनएस ने जो रिलेशनशिप दिया है वो सही है, वो गलत नहीं है, प्रूव कर लिया, है ना, बाय यूजिंग इट। क्लियर? अब इस ग्राफ से एडवांटेज भी तो है। इस ग्राफ का क्या एडवांटेज है कि ये क्या है स्लोप है ना, ये क्या है स्लोप है, हाँ। स्लोप किसके बराबर होता है m के बराबर होता है, हाँ। स्लोप यही ना है, यही तो स्लोप है ना। और m का वैल्यू क्या है माइनस ई ए बाई आर है, यही ना है। तो हम ग्राफ प्लॉट करके m का वैल्यू निकाल लेंगे,
ग्राफ प्लॉट करेंगे एम का वैल्यू निकल जाएगा। आर तो हमको याद रहता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी हम इस ग्राफिकल मेथड से निकाल सकते हैं ना। अब हमको रिलेशन क्या मिल गया, m इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर, यही ना मिला है। तो ई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम होगा। एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफिकल मेथड से तुरंत निकाल सकते हैं, ये भी एडवांटेज है इससे कि हम एक्टिवेशन एनर्जी आसानी से ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं कि हाँ भाई ये करेक्ट है जो दिया था आरएमएस में, है ना। हाँ, दूसरा चीज हमको क्या पता चल गया, एक्टिवेशन एनर्जी हम इस ग्राफिकल मेथड से आसानी से पता कर सकते हैं। समझ में आया इतना? हाँ, अब है मैथमेटिकली भी हम इसको, अब इसको हम दूसरे लॉग के फॉर्मेट में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे के लिए क्या करेंगे, चेंज करेंगे, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम लॉग लगाते हैं, फिर ये जो ln के है ना, इसको हम लोग लॉग में कन्वर्ट करेंगे, जाएगा 2.303 लॉग के हो जाएगा, होगा ना। हाँ, उसके बाद माइनस ई ए बाय आर यही ना है, और उधर हो जाएगा 2.303 लॉग, यही ना होगा अगर इस फॉर्मेट में लाते हैं तो। अब 2.303 से भाग दे, चलो इधर क्या हो जाएगा, लॉग के इक्वल टू माइनस ई ए बाय 2.303 आर इंटू 1/t, ठीक है, ये लिख सकते हैं, प्लस लॉग ए हो गया। अब इस फॉर्मेट में ले आएंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन और आसान, ग्राफ भी बनाना और आसान। ये भी तो है, ये भी तो y इक्वल टू mx प्लस सी के ही फॉर्मेट में है ना, है। अब क्या होगा, अगर हम इस हिसाब से करेंगे तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, log के ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि log वाला कैलकुलेशन आसान होता है ना, है। log के ले लेंगे, इधर तो ये 1/t ही रहेगा, है ना। स्लोप का वैल्यू बदल जाएगा, माइनस ए बाय 2.303। हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि नहीं, कई बार समझ में, हाँ, ये भी फॉर्मूला मिल गया, हाँ, समझ में आया। इससे भी हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल देंगे। ठीक है ना, हाँ, क्लियर। ये एक मेथड हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड से निकालने का। और एक मेथड हम लोग सीख लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने का। ठीक है, हम लोग जो है दो डिफरेंट टेम्परेचर पर अभी तक जो भी एक्सपेरिमेंट किए, कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी के ऊपर, अब दो डिफरेंट टेम्परेचर लेंगे, ठीक है, दो डिफरेंट टेम्परेचर लेंगे, ठीक है ना। टेम्परेचर ले लेते हैं T1 एंड T2, है ना। दो डिफरेंट टेम्परेचर ले लेते हैं तो रेट कांस्टेंट भी तो डिफरेंट हो जाएगा, दो होगा ना। ये हो जाएगा K1 और ये हो जाएगा K2, है ना। दो डिफरेंट टेम्परेचर लेंगे तो रेट कांस्टेंट भी तो डिफरेंट हो जाएगा, होगा ना कि नहीं, हाँ, ठीक है। तो अभी हम लोग दो डिफरेंट टेम्परेचर लेंगे तो हमको दो इक्वेशन मिलेगा, log K1 इक्वल टू माइनस ई ए बाय
2.303 RT मिलेगा ना, प्लस लॉग, ठीक है, समझ में आया? हाँ, एक ये मिलेगा, दूसरा भी मिलेगा ना, यहाँ T1 हो जाएगा, हाँ? दूसरा हो जाएगा log K2 इक्वल टू माइनस EA बाय 2.303 RT2 प्लस लॉग। अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट किए तो एक का ग्राफ प्लॉट इसके लिए करना होगा, दूसरे के लिए एक ग्राफ प्लॉट करना होगा, है ना? यहाँ ग्राफ प्लॉटिंग होगा 1/T1 वर्सेस log K1, यहाँ पर ग्राफ प्लॉटिंग होगा 1/T2 वर्सेस log K2। दो ग्राफ बनेगा, एक ही में भी बना सकते हैं, और जहाँ पर दोनों कटेगा वहीं क्लियर है, ठीक है? मैथमेटिकली भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? आई बात समझ में? अब हम ऐसा करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है? नाउ log K2 माइनस log K1, ठीक है, कर सकते हैं ना? तो K2 क्या हो गया, माइनस EA बाय 2.303 RE2 प्लस log A, है ना? माइनस log K1 होगा, तो चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस चेंज होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा EA बाय 2.303 RT1, और ये माइनस हो जाएगा, है? माइनस log A, ये दोनों कट जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं log K2 बाय K1 लिख सकते हैं ना, और इधर जो है कॉमन हो गया, दोनों में क्या क्या कॉमन, एक तो EA कॉमन हो गया, है ना? 2.303 कॉमन हो गया, R कॉमन हो गया, हुआ ना? हाँ, उधर बच गया 1/T1, इधर बच गया 1/T2, इससे भी निकल जाएगा कि नहीं? इससे भी निकल जाएगा, हाँ? जैसे T1 और T2 मालूम है, वैल्यू पुट कर देंगे, K1 और K2 का वैल्यू मालूम है, ये भी पुट कर देंगे, लॉग का वैल्यू निकाल के हम पुट कर देंगे, ये वैल्यू मालूम है, तो ये वैल्यू निकलेगा कि इसके और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। EA बाय 2.303 RT2 माइनस T1 बाय T1 ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें हमको T1 और T2 मालूम है, K1 और K2 मालूम है एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट से हम T1 T2 इतना है ही, K1 K2 निकल गया, तो ये निकल जाएगा, का वैल्यू कांस्टेंट है। इस मेथड से भी हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, दो डिफरेंट टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट कैरी आउट कर लेंगे, टू डिफरेंट टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, है ना? उससे भी हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, और एक ही टेम्परेचर पर निकालना है तो इसके पहले जो वो ग्राफिकल मेथड है उसको अडॉप्ट करेंगे, उससे हमको एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफिकल मेथड से निकल जाएगा, है ना? जहाँ इक्वेशन को भी प्रूव किए कि सही है और ये भी पता चल गया एक्टिवेशन एनर्जी। और दूसरा मेथड है एक्टिवेशन एनर्जी, ये मेथड है एक्टिवेशन एनर्जी को निकालने का, ठीक है? समझ में आ गया? हाँ, अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी जो निकालेंगे, तो एक्टिवेशन एनर्जी अभी तुरंत क्या निकाले थे, ये इक्वल टू MRA निकाले थे, यही था ना सर? माइनस है, इसमें क्या स्लोप इनटू स्लोप है ना, हाँ? स्लोप है और आर है,
तो अब देखो कि यहाँ पर ये तो माइनस है, उससे से हम डिसाइड कर सकते हैं कि बढ़ेगा कि घटेगा। हाँ, अगर ये वैल्यू बढ़ेगा तो माइनस में ज़्यादा जाएगा तो घटेगा, अगर ये m का वैल्यू कम होगा तो ये बढ़ेगा। इससे भी हम लोग पता कर सकते हैं कब बढ़ेगा कब घटेगा। ठीक है, दिमाग को खुला रखना। ठीक है, हाँ, सब कुछ हो गया। अब थोड़ा सा क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा ना इक्वेशन में, हल्का सा मॉडिफिकेशन होगा। ये भी खत्म हो गया, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट बच गया। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट देने से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। कैटलिस्ट जो होता है प्रोडक्ट के अमाउंट को नहीं बढ़ाता है, वो सिर्फ क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम कर देता है और दोनों का एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज लाता है। किसका किसका, प्रोडक्ट का भी और रिएक्टेंट का। कैटलिस्ट क्या करता है कि रिएक्टेंट को भी प्रभावित करता है और प्रोडक्ट को भी प्रभावित करता है। दोनों के एक्टिवेशन एनर्जी को मॉडिफाई कर देता है, दोनों के एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिसके चलते प्रोसेस फास्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम अगर हम लगा देंगे कैटलिस्ट तो 1 किलो के बदले 2 किलो प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं है। वो बनेगा उतना ही कि कैटलिस्ट का यूज करें या ना करें। कैटलिस्ट नहीं रहेगा बहुत टाइम लगेगा, कैटलिस्ट यूज करेंगे तो जल्दी है ना। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, एक्स्ट्रा एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, वो उसको ये कम करता है। मतलब क्या होगा कि कैटलिस्ट एक डिफरेंट पाथवे तुमको देता है। जैसे होता है ना, हम शॉर्टकट मार देते हैं, इधर से ऐसे ऐसे घूम 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 करके जाना है। तो अगर कोई शॉर्टकट रास्ता बीच से ही निकल गया, बीच खेत से, तो जल्दी पहुंच जाते हैं ना। तो वही है, ये शॉर्टकट मेथड बताता है, ये शॉर्टकट रास्ता बताता है, एक डिफरेंट पाथवे बनाता है। ठीक है, आया समझ में? अब है कि डिफरेंट पाथवे को कैसे समझ। जैसे कि हम लोग मान लो कि रिएक्शन कराना है, जैसे ये रिएक्शन मान लो कि एक रिएक्टेंट ए है, बी से रिएक्ट करता है और सी बनता है, या मान लो कि ए बी बना। ठीक है, ए बी बना, कैटलिस्ट नहीं है तो डायरेक्ट ए और बी बन गया। ठीक है, जब कैटलिस्ट देंगे ना तो ए और बी डायरेक्ट आपस में नहीं जुड़ेगा, दोनों सी से पहले जुड़ेगा। ये कैटलिस्ट, ये इसी पर आके जुड़ जाएगा, ये भी इस पर आके चिपक, दोनों एक जगह आ गया। अब इंटरेक्शन हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, एक जो है बन गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया किसके साथ, कैटलिस्ट के साथ। अब बाद में फिर क्या हो गया, स्टेबल हो गया, सी निकल गया और ये हुआ डिफरेंट पाथवे। समझा? आई बात समझ में? उसको एक सहारा मिल गया जल्दी से इंटरेक्ट करने के लिए। ये क्या किया, इसके दोनों का जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दिया, अपना सरफेस प्रोवाइड किया। ठीक है, तो रियलिटी में क्या हो गया, कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है लेकिन वो रिफॉर्म्ड होता है, फिर से बन जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जनरल ये काम रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इसमें पार्शियल चेंजेज आता है, टेम्परेरी चेंजेज आता है। कैटलिस्ट क्या है, क्या टेम्परेरीली केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आता है और फिर से वो रीजनरेट हो जाता है। तो यही है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ठीक है, कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। किसका, रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। इसलिए रिएक्शन, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बहुत सारा रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम अचीव करता है। तो कहोगे कि कैटलिस्ट देंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब बढ़ेगा, जब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगा।
लेकिन ये प्रोडक्ट को बढ़ाएगा नहीं, प्रोडक्ट जितना बनना है उतना ही बनेगा, है ना। रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट के क्वांटिटी को ये इंक्रीज नहीं करता है, सिर्फ रिएक्शन को जल्दी करा देता है। रिएक्शन को जल्दी कराने के लिए क्या करता है, रिएक्टेंट को भी हेल्प करता है, प्रोडक्ट को भी हेल्प करता है, दोनों के एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। और जैसे कम होगा तो काम जल्दी हो जाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जल्दी बनेगा, है ना। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से जो प्रोडक्ट में फिर तैयार होता है वो भी जल्दी होगा, समझ गए ना। ये डिफरेंट पाथवे सिर्फ देता है, तो इसलिए ये डेल्टा जी में कोई चेंज नहीं लाएगा। डेल्टा जी मतलब गिब्स एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं लाएगा, डेल्टा ई में भी चेंज नहीं लाएगा, डेल्टा एच में भी चेंज नहीं लाएगा। ये क्या चीज़ लाएगा, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करेगा, समझ गए, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करेगा। आई बात समझ में, किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या है कि इक्वेशन हम लोग अब जो है इस इक्वेशन में थोड़ा मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन क्या पढ़े हैं, कोलिजन थ्योरी ही पढ़े हैं, a इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय इन फॉर्मूला पढ़े हैं। तो इसमें जो डिस्कशन किया गया है ये है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, है ना। ये हो गया एनर्जी फैक्टर और ये है रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कोलिजन को तो कंसीडर कर लिया, जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। जितना बार टकराएगा, है ना, जितना ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगा उसको तो कंसीडर किए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ओरिएंटेशन भी देखो, मतलब क्या हो गया कि ये जो सिंपल केमिकल रिएक्शन के लिए ठीक है, लेकिन जब कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, जब कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है तो उसमें किस तरीके से अटैक हुआ ये भी देखना है, वहाँ पर ये फेल हो जाता है। सिंपल केमिकल रिएक्शन के लिए ये 100% परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जब कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है तो वहाँ पर ये फेल होता है, वहाँ भी इसको पास कराना होगा। तो इसके लिए इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो, तब ये साइंटिस्ट लोग देखा भाई बोल्ट्जमान है, बॉन्टॉफ है, आरएनएस है, यही सब फिर से इसके ऊपर स्टडी की कोलिजन थ्योरी को अच्छे तरीके से, और फिर उन्होंने जो है एक नया फैक्टर इसमें इंट्रोड्यूस किया। वो बोले ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन तो सही, बिना कोलिजन के रिएक्शन नहीं होगा, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के रिएक्शन नहीं होगा, एक तो कोलिजन होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए। उसका बोलता है नहीं, ये और फैक्टर है जो हम लोग कंसीडर अभी तक नहीं किए, जिसके कारण इस ये जो है बहुत सारे रिएक्शन में फेल कर जाता है। बोलता है प्रोबेबिलिटी, क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। जैसे कि एक रिएक्शन है, जैसे ये हम लोग लेते हैं ये CH3Br, है ना, मिथाइल ब्रोमाइड। ये क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन हम जो है करवाएंगे OH माइनस, OH माइनस। अब देखो अगर सामने से ये अटैक है, ये भी तो माइनस है, ये भी टूटेगा ना, ये भी माइनस, इस पर भी माइनस। तो अगर ये अटैक करना चाहेगा, दोनों में रिपल्सन हो जाएगा, ये भी दूर, ये दूर, दोनों दूर भागेगा ना, तो ये रिएक्शन नहीं है। तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलिजन नहीं, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलिजन नहीं हुआ, इसीलिए रिएक्शन, नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। प्रॉपर ओरिएंटेशन में अटैक नहीं किया, लाठी मारा, लेकिन लाठी नहीं लग पा रहा, क्योंकि सही तरीके से लाठी नहीं चल रहा। आई बात समझ में। तो ये आया, इससे इंटरेक्ट करने के लिए, इसको हटाने की कोशिश किया, सामने से अटैक कर रहा है,
तो सामने से अटैक करने के कारण क्या होगा, ये दोनों में रिपल्सन हो गया, तो नहीं हुआ अटैक, दोनों दूर भाग गया, रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब हम ऐसा व्यवस्था करते हैं, अब हम इसको पीछे से करें, अब हम इस उसको जो है पीछे से अटैक करेंगे तो क्या होगा मालूम है, अब काम हो जाएगा। अब क्या होगा, धीरे धीरे OH यहाँ जुड़ेगा और ये धीरे धीरे कमजोर होगा। समझ में आया? हैं? हैं? धीरे धीरे क्या होगा, ये जो बॉन्ड है कार्बन और ब्रोमीन के बीच में, वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, समझ गए, और ये धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा, ये निकल जाएगा। तो ये हुआ प्रॉपर ओरिएंटेशन में रिएक्शन हो गया। यानी सामने से अटैक किया नहीं हुआ, वही आदमी, वही रिएक्टेंट, वही अटैकिंग रिएजेंट, पीछे से अटैक किया। ये प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर वे में हुआ। आई बात समझ में? हैं? अब देखो और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो हमेशा N2O4 के रूप में एग्जिस्ट करता है, मालूम है ना? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमेशा N2O4 के रूप में एग्जिस्ट करता है। तब NO2 आपस में कैसे होगा? नाइट्रोजन अब NO2 है, ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, दूसरा NO2 है, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना। अब जो है इसके ऑक्सीजन से इसका नाइट्रोजन टकराएगा, है ना? आई बात समझ में? जैसे कि ये हुआ N, इधर O है, इधर दूसरा N, इधर O है, इधर। अब ये दोनों टकराएगा तब तो रिएक्शन हो जाएगा। ये और ये दोनों आपस में टकराएगा तो रिएक्शन हो जाएगा, N2O4 बन जाएगा, है कि नहीं? हाँ, बनेगा ना। अब दूसरा हो जाएगा ऐसा, ठीक है। अब अटैक करिए, ऑक्सीजन अटैक, अब ये इधर आएगा, सामने तो यही हो गया। अब ये जो है आके यहाँ टकराएगा, इससे होगा नो रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं? तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में भी अटैक होना चाहिए। आई बात समझ में? प्रॉपर ओरिएंटेशन में भी अटैक होना चाहिए। इसीलिए क्या किया कि ये जो इक्वेशन है इसमें इंप्रूवमेंट, ये इक्वल टू P, P हो गया प्रोबेबिलिटी फैक्टर। P क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी फैक्टर। और वहाँ जो A लिखते थे ना उसको नया दे दिया गया Z AB। ये भी मतलब AB इसलिए ये नहीं भी रोज कोई। Z हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर, कितनी बार टकराता है, ठीक है। e टू द पावर -EA/T, ये हो गया हमारा ओवरऑल इम्प्रूव्ड फॉर्मूला, जो कि कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर प्रॉपर ओरिएंटेशन का भी केस आता है। समझ में आया? हाँ? अगर हम इस फैक्टर को नहीं कंसीडर करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में तो फिर ये इक्वेशन फेल कर जाएगा। तो हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इफेक्टिव कोलिजन को ही खाली कंसीडर करने से नहीं होगा, हमको ये देखना है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलिजन होना चाहिए। जब तक मीटिंग नहीं होगा टकराएगा ही नहीं। प्रॉपर ओरिएंटेशन में टकराएगा, जिसको बॉन्ड जिसके साथ बनाना है
उसके साथ मीटिंग होगा तब तो रिएक्शन। इसलिए प्रॉपर ओरिएंटेशन में जो है टकराना पड़ेगा तब होगा। ठीक है, आई बात समझ में? है इस तरीके से ये चैप्टर तुम्हारा फिनिश हो गया। इस चैप्टर में कुछ नहीं बना। ठीक है, ओके।